यही का तमाम ये तंगो दीवार है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें आज इस शो में चुनी गई हैं चर्चा के लिए। शुरुआत हम करेंगे इनकम टैक्स की खबर के साथ। इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब न देना पड़ेगा भारी, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों के लिए बनेंगे नियम। क्यों 5 गुना बढ़ गए हवाई जहाज के किराए? क्या है 7% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ का मतलब? आरबीआई से क्या छिपा रहा है बैंक? किस बात का डर है आरबीआई गवर्नर को? और बाल बाल बचा अमेरिका। डेट सीलिंग पर एक समझौता लगभग हो गया है। किन शर्तों पर यह समझौता हुआ है, क्या इस समझौते में खास है, ये सब कुछ समझेंगे आज मनी सेंट्रल में। शुरुआत इनकम टैक्स की खबर के साथ। नोटिस का जवाब नहीं देने वालों पर इनकम टैक्स कार्यवाही कर सकता है। ऐसे मामलों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत ऐसे करदाता जिन्होंने इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनके मामलों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। विभाग ऐसे मामलों की भी जांच करेगा जिनमें कानूनी एजेंसी या रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टैक्स चोरी से जुड़ी विशेष जानकारी मुहैया कराई है। सर, कौन कौन से मामलों में होगी कार्रवाई? शुभम, ये बड़ा इनकम टैक्स का बड़ा फैसला और बड़ा आदेश है और इसके लिए इसे सबके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इनकम टैक्स से जुड़े हुए तमाम सारे लोग हैं जो सामान्य करदाता भी हैं और कारोबारी करदाता भी। हालांकि इसका बड़ा असर कारोबारी करदाताओं पर भी पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जहां भी नोटिस का जवाब नहीं दिया जाएगा उसमें सीबीडीटी की गाइडलाइंस के हिसाब से कई ऐसे मामले हैं जिनमें स्क्रूटनी की कार्रवाई शुरू होगी। इसमें जहाँ पिछला इतिहास टैक्स इवेजन का रहा है, यानी कहीं टैक्स चोरी का पुराना मामला रहा है जो कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस के आधार पर चुना गया है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया है। टैक्स इवेजन का मतलब यह है कि उन्होंने समय से अपना टैक्स नहीं जमा किया या उनके रिटर्न्स में टैक्स की उनके इनकम या खर्च के हिसाब से टैक्स की सूचनाएं नहीं थी और ये अगर इस पर जो नोटिस भेजा गया है उसका जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि जो सेक्शन 148 है इनकम टैक्स रिटर्न का, इनकम टैक्स की धारा का, इसके तहत असेसिंग ऑफिसर्स को यह लगता है कि किसी भी पर्सन ने असेसमेंट से अपने आप को बचाने की कोशिश की है 148 के तहत, यानी इनकम टैक्स के पास जाकर उसने सही ढंग से अपनी इनकम और खर्च और टैक्स का असेसमेंट नहीं कराया है सेक्शन 148 के तहत, तो 148 के तहत भी उसे नोटिस भेजा जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ी नॉर्मल धारा है 142(1) जिसके आधार पर, जिसमें कि कंप्लीट स्क्रूटनी के बाद रैंडमली केस पिक किए जाते हैं और उसके तहत लोगों को सूचनाएं भेजी जाती हैं। इसमें कई सारे सामान्य करदाताओं के पास भी सूचनाएं आती हैं जिनके आधार पर उनसे बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मांगे जाते हैं। इस धारा को ध्यान से समझिएगा। 142(1) के आधार पर आपको, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की बड़ी खरीद की है, हाल में कोई बड़ा निवेश किया है और उसके बारे में सही सूचनाएं नहीं दी हैं तो आपके पास इस डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो रिटर्न में नहीं है वो मिसमैच कर रही है उसके बारे में नोटिस भेजे जाते हैं। और अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो इनकम टैक्स का फॉर्मेट है उसमें अगर आपने सूचनाएं नहीं दी तो आपके खिलाफ नोटिस भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा 2 और केसेस हैं जो आमतौर पर विजिलेंस से रिलेटेड हैं। सर्च और सीजर के जो पुराने केसेस हैं जहाँ सर्च हो चुकी है, सीजर हो चुका है, उन्हें अगर नोटिस भेजे गए, जवाब नहीं दिए तो जाँच शुरू होगी। और जो सर्वे के केसेस जहाँ इनकम टैक्स सर्वे करता है इनकम के और खर्च के टैक्स के अनुमानों में अंतर के आधार पर, इन्हें भी अगर नोटिस भेजे जाएंगे तो जवाब नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए अब इनकम टैक्स का नोटिस आए तो सतर्क रहिए, ध्यान रखिए, तत्काल उसका जवाब दीजिए क्योंकि वो मामला कहीं ना कहीं फंसकर किसी तरह से आपके खिलाफ जांच की शुरुआत करा सकता है और इनकम टैक्स की जांच शुरू होने के बाद फिर थोड़ा लंबा मुश्किल में फंसने का खतरा होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते के भीतर ई फार्मेसी के रेगुलेट करने के नियमों की जानकारी देने को कहा है। ई फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी साझेदारों से बात करके नियमों को ड्राफ्ट किया है। हाईकोर्ट ने उसी ड्राफ्ट की जानकारी मांगी है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIODC लंबे समय से ई फार्मेसी पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। सर, उलझन क्या है ई फार्मेसी को लेकर? ई फार्मेसी को लेकर पिछले लगभग 8-9 महीनों से सरकार ही खुद ये तय नहीं कर पा रही है कि इनका करना क्या। ई फार्मेसी क्या है, इन्हें आप इस तरह से समझिए जैसे ऑनलाइन दवाई के स्टोर, जिसमें कई सारे प्रमुख ब्रांड हैं, 1mg, अपोलो फार्मेसी, नेटमेड। ये कंपनियां वो हैं जिन्हें आप ऑनलाइन जहां से दवाएं खरीदते हैं और प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाएं जिनको कि दवाओं की के कारोबार की भाषा में OTC कहा जाता है या ओवर द काउंटर कहा जाता है, उनकी भी खरीदारी आप ऑनलाइन करते हैं। उलझन और दुविधा यह है कि भारत में जो रिटेलर्स हैं, फार्मास्यूटिकल रिटेलर्स हैं, वो
लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, ई फार्मेसीज़ के आगे बढ़ने का विरोध कर रहे हैं। सरकार के भीतर भी कुछ मामलों पर दो राय हैं। कमेटियां अलग अलग ये बात कहती रही हैं कि ई फार्मेसी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। कारोबारी तौर पर ये ऑनलाइन सेल्स और रिटेल सेल्स का झगड़ा है, जो हमने कई जगह इससे पहले भी देखा है। जो रिटेल मेडिकल स्टोर्स या फार्मासिस्ट हैं, उनको इन कंपनियों की जो ई फार्मेसी कंपनी है उनसे गहरी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिस्पर्धा ये है कि कंपनियां डिस्काउंट देती हैं, ई फार्मेसी से खरीदने पर आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं। जो प्रमुख दवा कंपनियां वो भी इस बात को प्रेफर करती हैं, और चूंकि बल्क में डील करती हैं तो इन्हें बेहतर डिस्काउंट देने की सुविधा भी होती है, और चूंकि स्टार्टअप्स हैं, इनके पास फंड्स भी हैं, तो ये अपनी दवाओं की कीमतें सस्ती रख पाते हैं देने के लिए। जैसा काम हमने किसी समय में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में देखा था, जब हम सामान्य ई कॉमर्स देखते थे। सरकार ने इस मामले में अभी तक नियम नहीं बनाया, मामला अदालत पहुंच गया। अब अदालत ने सरकार से कहा है कि जल्दी से जल्दी एक ड्राफ्ट ई रेगुलेशन लेकर आया जाए और बताया जाए कि ई फार्मेसीज़ को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। इन्हें बंद करने की मांग भी हो रही है। सरकार के भीतर भी माना जा रहा है कि ई फार्मेसी ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर सख्ती की जाए। स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है, क्योंकि इसमें दो मजबूत, एक उभरता हुआ बाजार है ऑनलाइन दवाओं का, और दूसरी तरफ भारत का जो संगठित रिटेल बाजार है, जो मेडिकल स्टोर्स का बाजार है, उनके बीच में खींचतान चल रही है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल यानी एनक्लेट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिलने के बाद गोफस्ट को लीज पर विमान देने वाली कई कंपनियां अपने विमानों को छुड़ाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। कंपनियों ने तर्क दिया है कि एनक्लेट को डी रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर निपटने का अधिकार नहीं है। दूसरी ओर गोफस्ट की सर्विस बंद होने के बाद उनके रूट्स पर दूसरी अन्य कंपनियों ने विमान सेवाएं शुरू की हैं। हालांकि इन रूट्स पर हवाई किराए 5 गुने तक बढ़ गए हैं। वहीं कर से जूझ रही एक और एयरलाइन जेट एयरवेज के मामले में एनक्लेट ने जालान कालरॉक कंसोर्शियम को बकाया का भुगतान करने के लिए और समय दे दिए। बकाया का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया जाना है। एक खबर ये भी है कि गोफस्ट ने यह भी कहा है अपने पायलट से कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपको अगले महीने से आपकी सैलरी के अलावा 1 लाख रुपए और देंगे। सर, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है वो है किराए का 5 गुने पहुंच जाना उन रूट्स पर। क्या वजह है? सरकार पिछले 1 महीने से लगातार ये बात कह रही है, और हम लोग लगातार अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में चर्चा भी करते रहे हैं कि गोफस्ट के जाने के बाद और गोफस्ट की उड़ानें रुकने के बाद, और खासतौर से समर के सीजन में जबकि फ्लाइट्स की डिमांड ज़्यादा है, किरायों की बढ़ोतरी नहीं रुक रही। करीब करीब 5 गुने किराए, कुछ प्रमुख मार्गों पर तो काफ़ी किराए बढ़ चुके हैं। सरकार अभी किराए रेगुलेट नहीं करती, दखल नहीं देती है, केवल कंपनियों से अपील करती है। लेकिन जिस तरीके का मिसमैच बाजार में मांग और आपूर्ति के कारण हुआ है, उस वजह से बाजार में विमानों के किराए तेज़ी से बढ़े हैं। क्योंकि अभी अगर आप फुल सर्विस के तौर पर देखें तो इंडिगो और विस्तारा फुल सर्विस के तौर पर काम कर रही हैं, स्पाइस जेट थोड़ी सी काम कर रही है। गोफस्ट के करीब 30 के आसपास जहाज़ नहीं है, तो इसलिए है, और अब तो गोफस्ट के सारे जहाज़ बाहर हैं, तो इसलिए बाजार में उड़ान के किरायों की में बढ़ोतरी हुई है। पर एक और इसमें महत्वपूर्ण अपडेट है गोफस्ट में कि गोफस्ट का मामला अभी एनसीएलटी के पास और जो दिवालियापन की अदालत है उसके पास हल होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच में इस समूह की एक कंपनी जो कि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, उसने गोफस्ट को दिए गए अपने 290 करोड़ रुपए के लोन की प्रोविजनिंग कर दी है अपने खाते में। यानी कंपनी ये मान रही है कि 290 करोड़ का लोन वापस नहीं आएगा, डूब जाएगा। अब यहाँ पर जो पेचीदा सवाल खड़ा होता है इस पूरी घटनाक्रम के बाद कि वाडिया समूह ने अपनी ही समूह की कंपनियों से कहा था कि गोफस्ट को बेल आउट करने के लिए कुछ कोशिश करें, बल्कि भी कहा गया था कि वाडिया समूह के अलग जो कंपनियां हैं, बॉम्बे डाइंग या बॉम्बे बर्मा, वो बैंक गारंटीज देंगी। बॉम्बे डाइंग को लेकर अलग से मुश्किल्स बनी हुई है, पर बॉम्बे बर्मा ने जो लोन दिया था 290 करोड़ का, उस एक्सपोजर पर की प्रोविजनिंग कर दी है। और इसके बाद अब एनसीएलटी के सामने वाडिया समूह एयरलाइंस को दोबारा अपने हाथ में लेकर उसके रिवाइवल का प्लान कैसे प्रस्तुत करेगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। तेजी से बढ़ रहे डिजिटलाइजेशन के बीच साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। साइबर अपराधी लगातार लोगों का डेटा लीक करने और बैंकिंग डिटेल्स तक पहुंचने के हथकंडे अपना रहे हैं। भारत में भी पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इसके साथ ही भारत में मालवेयर हमलों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका की साइबर सुरक्षा कंपनी सोनिक वॉल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2022 के दौरान भारत में मालवेयर हमलों में 31% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच सरकार ने अभी एक नए मालवेयर की पहचान की है, इसका नाम डैम है। इसके लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्टिन ने एक चेतावनी भी जारी की है जो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। सर, क्या है ये मालवेयर, कैसे अटैक कर रहा है? डैम एक नया मालवेयर है। लगातार मालवेयर आते हैं जिनके बारे में चेतावनी जारी की जाती है। खासतौर से एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए ये ज़्यादा खतरनाक है। ये जो
सोनिक वाल साइबर की साइबर थ्रेट रिपोर्ट है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही जिससे हम सब इस समय भारत में का तमाम लोग जूझ रहे हैं। ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो मालवेयर के अटैक हैं वो 84% बढ़े हैं आईओटी डिवाइसेस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में, यानी आपके आसपास बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जिनका इस्तेमाल आप जिनके जरिए इंटरनेट को का यूज़ करके जिन्हें आप संचालित करते हैं, उनके भीतर मालवेयर का अटैक सबसे ज़्यादा हो रहा है। और ये बात पहले से शुभम कही जा रही थी कि जो आईओटी डिवाइसेस हैं, यानी आप कहीं दूर से अपने मोबाइल फ़ोन से घर का एसी या बाकी चीज़ें कंट्रोल करते हैं या कैमरेज कंट्रोल करते हैं, सिक्योरिटी के कैमरेज कंट्रोल करते हैं, वहाँ मालवेयर की सुरक्षा या वहाँ पर साइबर सुरक्षा की संभावनाएं साइबर सुरक्षा के खतरे काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी एंड्रॉयड में कई सारे और ऑपरेशन से मालवेयर के अटैक बढ़ रहे हैं। और यहाँ ये ध्यान दिलाना जरूरी है कि इस बात की उम्मीद है कि सरकार जो डिजिटल इंडिया बिल ला रही उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था ज़रूर करेगी, क्योंकि भारत का साइबर स्पेस, में प्राइवेसी का जो स्पेस है, उस स्पेस में इस समय डेटा की चोरी के असंख्य खतरे सामने दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार की तरफ से जारी होने वाले जीडीपी ग्रोथ अनुमान से पहले ग्रोथ को लेकर बाजार में कई एजेंसियों ने अपने अनुमान देने शुरू कर दिए। अधिकतर अनुमान में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी की ग्रोथ 7% या इससे ऊपर रहने की संभावना जताई गई है। मार्च तिमाही में खपत बढ़ने की वजह से पूरे वित्त वर्ष की ग्रोथ को सहारा मिलेगा। सबसे पहले रिजर्व बैंक गवर्नर ने पिछले हफ्ते ही 7% से ऊपर की बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर ग्रोथ 7% से ऊपर रहे तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। इस बीच एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 5.5% रह सकती है। ऐसा हुआ तो पूरे वित्त वर्ष में ग्रोथ 7.1% रहेगी। सर, 7% या इससे ऊपर के ग्रोथ के जो अनुमान आ रहे हैं, मतलब क्या है इसका? 2022-23 की ग्रोथ भारत आंकड़ों से परे भारत के इतिहास की सबसे अनइक्वल, सबसे बड़ी असमानता वाली ग्रोथ होने वाली है। हम लगातार इस बात पर चर्चा करते रहे हैं कि कोविड से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, कोविड से उभरने की कोशिश में अर्थव्यवस्था में एक खास किस्म की ग्रोथ दिखाई दी, जिसको कि अंग्रेजी में हम अंग्रेजी के अक्षर की ग्रोथ कहते हैं। और ये आंकड़ा जब आप भीतर से देखें, अगर टॉप ऑफ द लाइन ग्रोथ देखें 7% की, तो हो सकता है इस बात का दावा किया जाए कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं में। पर ये पूरी की पूरी ग्रोथ अब खपत के ऊपरी हिस्से पर जाकर केंद्रित हो गई। और इसलिए पहला ऐसा मौका है जब अर्थव्यवस्था को जब चोट लगी थी तो उसका असर सबको पड़ा था, पूरी अर्थव्यवस्था में। पर जब अर्थव्यवस्था उभर रही है तो उसका फायदा केवल कुछ हिस्सों को मिल रहा है। कुछ बड़े आंकड़े देखिए, जो आंकड़े हमें पिछले साल के दौरान मिले और उस दौरान भी चर्चा के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि कारों की बिक्री देखिए, कारों की बिक्री का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि कारों की बिक्री में ग्रोथ करीब 4-5% के आसपास रही, अगर आप पूरे साल का देखें। लेकिन अगर आप आंकड़ों को भीतर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो छोटी कारें हैं उनकी बिक्री 57% गिरी, जबकि 2016-17 में ये 5,83,000 यूनिट्स के पीक पर थी। दूसरा, जो भारत में एस्पिरेशंस की दृष्टि से लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने की दृष्टि से खरीदी जाने वाली सबसे पहली चीज़ है बाइक, जो कि रूरल एरिया में ज़िंदगी को साइकिल से बाइक की तरफ ले जाती। बाइक की और खासतौर से 100 सीसी की बाइक की सेल्स में तेज गिरावट आई पूरा साल। तो अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ की तस्वीर ये देख रहे हैं कि कारें कितनी बिक रही हैं, तो उसके भीतर ये भी देखिए कि छोटी कारें नहीं बिक रही हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की तस्वीर देख रहे हैं तो ये भी देखिए कि बाइक्स नहीं बिक रही हैं, 100 सीसी की बाइक्स, जो लोगों की ज़िंदगी बेहतर करती हैं, उनके कारोबार में मदद करती हैं, उनको कामकाज बेहतर करने में रफ्तार लेकर आती हैं। यही स्थिति मोबाइल फ़ोन्स के साथ है। मोबाइल फ़ोन्स की स्थिति देखें तो स्मार्टफोन्स के जो सस्ते स्मार्टफोन्स के फ़ोन हैं वो रूरल और सबर्बन इलाकों में नहीं बिक रहे हैं। लेकिन हाँ, एप्पल स्टोर पर काफ़ी भीड़ दिखती है। जो हाई एंड फ़ोन्स हैं वो तेज़ी से बिक रहे हैं। यही स्थिति परिवहन में है। रेलवे के परिवहन की स्थिति देखिए तो आपको दिखाई देगा कि रेलवे के यात्रियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखती, जबकि एयरलाइंस के यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दिखती है। तो अब यहाँ से जो अगले साल की चुनौती शुभम वो ये है कि हम 2022-23 को 7% के साथ ख़त्म करें और इस बात पर ताली बजाएं कि भारत दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उससे ज़्यादा बेहतर हमें देखना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अगले साल ऊपर से नीचे के साइड में ट्रिकल डाउन होगी, उसका बेस बड़ा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको ये दिखाई देगा कि भारत में एस्पिरेशन क्लास में, इनकम में, रूरल एरिया की ग्रोथ में बढ़ोतरी नहीं होगी। और इसलिए 7% के आंकड़े को अगर आप FMCG कंपनियों से, दुपहिया वाहन की कंपनियों से, मोबाइल फ़ोन की कंपनियों से पूछें तो लगातार आपको पूरे साल शिकायत करती मिली थी कि ग्रामीण इलाकों में मांग नहीं है, खरीदारी नहीं हो रही है, लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। अगले साल जबकि भारत की आर्थिक विकास दर गिरेगी, कमजोर
कमज़ोर होगी, जिस बात की संभावना है सारी एजेंसियां जाहिर कर चुकी हैं, सरकार भी, आरबीआई भी, तो और ज़्यादा मुश्किल हमारे सामने आएगी। क्योंकि अगर ऊपर के हिस्से में ही ग्रोथ रही और इस ग्रोथ की जड़ें गहरी नहीं हुई, इसका तना मोटा नहीं हुआ, तो फिर अगले साल आय में कमाई में और ज़्यादा कमी दिखाई देगी। ये भीतर से उसकी तस्वीर है जो हमें ग्रोथ की दिखाई देती है। आंकड़ा आने वाला है, आएगा तो हम विस्तार से आपको बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में का जो हाल हमें मिला सरकारी आंकड़ों में वो क्या था। चीन के ऊपर निर्भरता घटाने के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी IPEF के बैनर तले भारत और अमेरिका सहित 14 देशों ने एक दूसरे को कच्चे माल की सप्लाई को लेकर समझौता किया है। समझौते में कहा गया है कि जिस तरह से कोविड के दौरान वैक्सीन उत्पादन के लिए देशों ने एक दूसरे को कच्चे माल की सप्लाई की है, उसी तरह भविष्य में भी दवाओं का उत्पादन के लिए कच्चे माल की सप्लाई की जाएगी। सर, क्या है ये समझौता और कौन कौन शामिल है इसमें? ये एक अपने तरीके का नया और अनोखा अनुबंध है। आमतौर पर हम देशों के बीच दो तरीके से व्यापारिक संबंध देखते हैं, या तो देश बहुपक्षीय समझौतों पर चर्चा करते हैं जैसे कि हमने RCEP को देखा, या देश आपस में द्विपक्षीय संधियां करते हैं, जैसे भारत की, अमीरात की, ऑस्ट्रेलिया से संधि है। पर यह पहली ऐसी ग्रुपिंग है जो ट्रेड ग्रुप नहीं है, जो ट्रेड पैक्ट नहीं है, या ये ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है जैसा कि हमने RCEP के तौर पर देखा था, या बाकी जो बाकी ट्रेड ब्लॉक आसियान जैसे बनते थे, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए और चीन को काउंटर करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों ने एक समूह बनाया है। और इस समूह में ये चर्चा की गई है कि जो विभिन्न देश हैं वो एक दूसरे को कच्चे माल की सप्लाई करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ना तो इसमें कोई ड्यूटी रियायत की बात है, ना किसी फ्री ट्रेड की बात है, ना किसी एक दूसरे के कारोबार को के लिए बाजार खोलने प्रोत्साहन देने की बात है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इस डीलिंग की, तो ये डीलिंग कैसे काम करेगी, ये संधि कैसे काम करेगी, जिसमें अमेरिका भारत के सामानों को प्रेफरेंस नहीं देगा, भारत अमेरिका के सामानों को प्रेफरेंस नहीं देगा, ये कहना मुश्किल है कि ये कोई व्यापार समझौता नहीं है जिसमें कोई संधि या सहमति बनी हो। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो शायद पहली बार हमें देखने को मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के संदर्भ में, कि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाएगा इसके तहत। तो ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ये एक दूसरे को जरूर चेतावनी भेजेंगी कि अगर कहीं कोई संकट आता है तो सप्लाई चेन को लेकर किस तरीके के इशू आ सकते हैं। ये कोविड से मिली हुई नसीहत है। क्या नहीं, दुनिया की किसी अर्थव्यवस्थाओं में किसी क्षेत्र में कच्चे माल की, तैयार माल की, पुर्जों की कमी होती है तो एक दूसरे को इस बात के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत चेतावनी दी जाएगी कि वो अपने यहाँ सप्लाई चेन्स को बेहतर करने की कोशिश करें। एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें शामिल जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो संधि बनी है या जो ये समूह बना है, इस समूह में शामिल कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो RCEP जैसी अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं का व्यापार समझौतों का हिस्सा भी हैं। यानी वो कुछ ऐसी व्यापार संधियों का भी हिस्सा हैं जहां उन्होंने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय आधार पर संधियां भी कर रखी हैं। किसी फ्रॉड कर्जदार के डिफॉल्ट करने पर उसकी जब्त संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों से एक व्यवस्था बनाने को कहा है। मौजूदा परिस्थिति में अगर कोई एजेंसी किसी संपत्ति को जब्त करती है तो बैंक उसे दिवाली प्रक्रिया में शामिल नहीं कर पाते हैं। सर, ऐसा क्यों कहा गया है? ये मामला नीरव मोदी के ताज़ा प्रकरण से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ फ्रॉड किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ईडी के छापे पड़े। करीब 424 करोड़ रुपए की जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज़ थी उनको बैंक्स ने सीज कर लिया। अब प्रमुख एजेंसियों का ये कहना है, जितनी भी एजेंसियां जांच कर रही हैं, कि जो मौजूदा प्रक्रिया है उसके तहत बैंकों ने जो संपत्तियाँ अटैच की हैं, सीज की हैं किसी मामले में, उन्हें IBC या बैंक्रप्सी की अदालत के दायरे में ले जाना चाहिए और वहाँ से उसका रेजोल्यूशन कराया जाना चाहिए। रेजोल्यूशन का मतलब हुआ है शुभम कि उन संपत्तियों को बेचा जाना चाहिए। कोई ग्राहक मिले, उस ग्राहक से को बेचकर उन संपत्तियों से उसका जो पैसा वसूला जाए, उसमें बैंक अपना कर्ज का हिस्सा काटे और बाकी पैसा वापस करे, जो एजेंसियों के पास जाना चाहिए। ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लेंडर्स यानी बहुत सारे बैंकर्स मॉर्टगेज की गई प्रॉपर्टीज़ को जिनको उन्होंने सीज कर लिया है या जो उनके पास हैं, जो छापे में पकड़ी गई थी, वो उनका ट्रांसफ़र जो अटैच एसेट्स है उनका नहीं हो पा रहा और ना उनकी बिक्री और उनका बैंक्रप्सी कोर्ट में जाकर निस्तारण हो पा रहा है। और इसलिए सरकार ने कहा है कि बैंक इसमें तेज़ी दिखाएं जाके इन मामलों को फाइनली नतीजे तक पहुंचाया जा सके कि जिन लोगों ने फ्रॉड किए उनकी संपत्तियों का निस्तारण करके उनसे पैसे वसूले जा सके। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI की तरफ से बार बार कहे जाने के बावजूद कुछ बैंक अपने फंसे कर्ज या स्ट्रेट एसेट्स के बारे में जानकारी छिपा रहे हैं।
आरबीआई गवर्नर ने कुछ बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक प्रवर्तन और बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी खामियों में बढ़ोतरी ना हो। सर, किस बात का डर है आरबीआई गवर्नर को, क्या छिपा रहे हैं बैंक? ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है रिजर्व बैंक गवर्नर की। हम मनी सेंट्रल में पिछले 2 सप्ताह से आपको लगातार बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक बैंकों के भीतरी कामकाज की, उनके संचालन की समीक्षा कर रहा है। और रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये कहा, जिससे कि एक किस्म के आशंका का संकेत मिलता है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि बैंक अपने पास जो जोखिम भरे निवेश हैं, जोखिम भरी एसेट्स हैं, उनके बारे में सारी जानकारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कहा कि भारत में जोखिम से जुड़ी हुई सुरक्षा के जोखिम के अनुपात ठीक हैं, जो रिस्क एसेट रेशियो है जिसको कि हम CRAR कहते हैं, वो भी ठीक है। ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो भी कम है। लेकिन इसके बाद भी बैंकों के भीतर कुछ ऐसे अंधेरे कोने हैं जहां खतरा बन सकता है। अगर आप अमेरिका के बैंकों की परिस्थिति देखें, जिस पर हमने भी विस्तार से चर्चा की है पिछले सप्ताह इकोनॉमिक हब में, वैसी ही कुछ संकेत रिजर्व बैंक गवर्नर को मिल रहे हैं। ये क्या हो सकते हैं? ये शायद वो लोन हो सकते हैं जो अनसिक्योर्ड लोन है। रिजर्व बैंक गवर्नर बराबर कह रहा है कि बैंकों ने अनसिक्योर्ड लोन रखे हैं। इसमें वो लोन हो सकते हैं जो NBFCs को दिए गए और NBFCs ने आगे लोन दिए, जिनकी रिकवरी की मुश्किल हो सकती है। इनमें वो हो सकते हैं जो 81 बॉन्ड्स हो सकते हैं, जिनको लेकर रिस्क है कि बैंकों ने अपनी पूंजी जुटाने के लिए महंगी दरों पर 81 बॉन्ड्स या बाकी कर्ज जुटाए हैं। लेकिन रिजर्व बैंक गवर्नर की ये शिकायत या उनकी टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के बैंकिंग सिस्टम के अंदर से अगर RBI को ये लग रहा है कि बैंक कुछ सच छिपा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर खतरनाक बात है। सर, डर किस बात का है आरबीआई को? आरबीआई को डर है अमेरिका की परिस्थितियां जो देखी हैं कि आरबीआई का पूरा सर्विलांस, एक गवर्नेंस सिस्टम मिलकर भी बैंकों से ये जानकारियां नहीं उगलवा पा रहा है कि उनके भीतर क्या चल रहा है। और चूंकि हमने ये देखा कि इतने बड़े बैंकिंग सर्विलांस सिस्टम के बाद भी अमेरिका में देखते देखते पतझड़ की तरह बैंक गिर गए और डूब गए, जबकि अमेरिका के बैंकिंग रेगुलेटर्स तमाम तरीके से ध्यान रख रहे थे, बाकी उनके पास व्यवस्थाएं थी, तब भी वहां डूब गए। इसके बाद भारत के बैंकों को लेकर रिजर्व बैंक को इस बात का डर है कि कहीं किसी न किसी बैंक में कोई नया और बड़ा संकट खड़ा ना हो जाए। और वो ऐसा संकट खड़ा होता है तो उसे संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि बैंकिंग संकट एक साथ जोड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास कोई बैंकिंग संकटों का इतिहास नहीं है, नसीहतें नहीं। हम लगातार भारत में भी हर दशक में किसी न किसी बैंक में संकट देखते हैं, जिससे हमने हाल में एस बैंक के संकट को सामने देखा था, अभी हाल फिलहाल के वर्षों की ही बात है। तो रिजर्व बैंक को इस बात का डर है कि अगर बैंक अपने हिसाब किताब साफ सुथरे नहीं रखते, उनके पास अगर जोखिम भरी एसेट्स हैं, तो उसके बारे में उन्हें जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अब आप कहेंगे बैंक ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर ये सूचनाएं सामने लेकर आएंगे तो रिजर्व बैंक के नियमों के तहत उन्हें ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। जब उन्हें ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी तो उनकी बैलेंस शीट पर, उनके मुनाफों पर असर पड़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया वही है जिस प्रक्रिया को आप अमेरिका में देखते रहे हैं कि अमेरिका में बैंकों ने अपने कर्ज, अपनी समस्याएं, अपनी बीमारियां छिपाई और अचानक चीज़ें दूसरी दिशा में चली गई। तो रिजर्व बैंक गवर्नर की टिप्पणी खासी महत्वपूर्ण है। उन्होंने किसी बैंक का तो नाम नहीं लिया, लेकिन गवर्नर ने कहा कि जो बैंक का चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और इसके साथ जो उनके नॉन एग्जीक्यूटिव और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बैंक की गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाएं। भारतीय बैंकों में, खासतौर से भारत के निजी बैंकों में गवर्नेंस के इश्यूज पुराने रहे हैं। हमने इस बैंक के पूरे एपिसोड में यह बात देखी थी। और सरकारी बैंकों के गवर्नेंस के इश्यूज भी रहते हैं, क्योंकि सरकारी बैंकों में आमतौर पर सरकार का नियंत्रण रहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और विपक्षी दल रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के बीच डेट सीलिंग को लेकर कुछ डील के बाद कर्ज डिफॉल्ट का खतरा फिलहाल टल गया है। दोनों पक्षों की तरफ से रविवार रात को डील की घोषणा की गई और अमेरिका में डेट सीलिंग बढ़ाने पर सहमति बनी है। बाइडेन प्रशासन ने इस डील को समझौता करार दिया है, जबकि रिपब्लिकन्स ने डील को अमेरिका के लोगों के लिए ज़रूरी बताया। इस डील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अगले साल के चुनाव से पहले डेट सीलिंग बढ़ाने के लिए बातचीत नहीं करनी होगी। सर, क्या समझौता हुआ है? समझौता पहली चीज़ तो ये कि जिस तरीके की कोशिशें चल रही थी उस हिसाब से कम अमेरिका के डिफ़ॉल्ट होने का खतरा या अमेरिका में शटडाउन का खतरा अब टल गया है, यानी बाल अमेरिका बच गया। और अमेरिका में आमतौर पर अमेरिका की राजनीति भी, जिसको हम अंग्रेजी का एक शब्द यूज़ करें, ब्रिंकमैनशिप है, ब्रिंक तक ले जाकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश होती है। और वो अमेरिका में फिर दिखाई दिया कि अमेरिका के राजनीतिक खेमे इतने मजबूत हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिक्स के कि ऐसे टकराव दिखते हैं। दोनों पक्षों ने थोड़ा थोड़ा अपने आप को पीछे खींचा है। डेमोक्रेट्स ने कहा है कि वो अपने अतिरिक्त खर्च को लेकर थोड़ा संतुलन बरतेंगे, लेकिन हालांकि जो डेमोक्रेट्स के बड़े पॉपुलिस्ट प्लान हैं, हेल्थ से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के खर्च के प्लान हैं, उन पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहा गया है कि ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ाए जाएंगे, जबकि रिपब्लिकन्स ने जो अपनी शर्तें रखी थी सरकार के खर्च में बड़ी कटौती की, उसको भी सीमित किया है। अब ये इस डील को
अमेरिका की कांग्रेस से मंजूरी लेनी है। तारीख 5 जून तय की गई है, 5 जून, क्योंकि पहले 1 जून की तारीख थी, पर अमेरिका की जो वित्त मंत्री हैं, जो अमेरिका के फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने घोषित किया था कि इसको 5 जून की तारीख तय की जाएगी। ये जो नई डील है शुभम, ये 2025 तक जारी रहेगी, यानी चुनावों से पहले अमेरिका की सरकार को अपने यहाँ कर्ज की सीमा नहीं बढ़ानी होगी। यानी अब दोबारा कर्ज की सीमा पर चर्चाएं 2025 में शुरू होंगी। फिलहाल जो कर्ज की सीमा थी वो 31.4 ट्रिलियन डॉलर थी। अगली कर्ज की सीमा क्या होगी, ये इस डील के बाद हमें पता चलेगा। अगली खबर यूरोप से। यूरोप में मांग घटने की वजह से ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आर्थिक मंदी की आशंका से मांग और घटने के आसार हैं, और आशंका यहां तक जताई जा रही है कि यूरोप के कुछ हिस्सों में नेचुरल गैस का भाव नेगेटिव जोन में खिसक सकता है। हाल के दिनों में यूरोप की पावर जनरेशन इंडस्ट्री ने नेचुरल गैस की मांग में बड़ी गिरावट आई है। मांग घटने के साथ एलएनजी के इंपोर्ट में हुई बढ़ोतरी और पहले से ज़्यादा इन्वेंट्री की वजह से भाव पर दबाव है। पिछले साल अगस्त में नेचुरल गैस का भाव $10 प्रति यूनिट तक पहुंच गया था, और इस साल भाव ने $2 से भी नीचे का स्तर देखा है। फिलहाल भाव $2.18 के करीब है। सर, क्यों टूट रहे हैं नेचुरल गैस के भाव? शुभम, इस खबर के काफ़ी मायने हैं, काफ़ी आयाम हैं दुनिया की राजनीति के लिए, कूटनीति के लिए भी। और जैसा हम आपको बराबर बताते रहे कि तेल और गैस की कीमतों में काफ़ी राजनीति छिपी होती है, उनके काफ़ी असर होते हैं कूटनीतिक तौर पर। ये केवल विशुद्ध रूप से प्योर आर्थिक खबरें नहीं होती। यूरोप में गैस की कीमतें अगर 0 से नीचे चली जाती हैं तो इसके 2 महत्वपूर्ण संकेत हैं। पहली चीज़ तो ये कैसा इसलिए क्यों हो रहा है, ये जानना जरूरी है। पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस ने अपने गैस के जरिए यूरोप के साथ ब्लैकमेल शुरू किया था, और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे और धीमे धीमे रूस की पाइपलाइनों से गैस लेना बिल्कुल बंद कर दिया था, उसके बाद अगले 6-7 महीने तक यूरोप के देशों ने गैस की सप्लाईज पर बेहद मेहनत की, और जगह जगह से अपने पास से गैस की सप्लाई लाकर और गैस के रिजर्व्स बनाकर अपनी एलएनजी की ज़रूरतें पूरी कर ली। और वो सारी गैस चाहे अमेरिका से जुटाई गई हो या मिडिल ईस्ट के देशों से जुटाई गई हो, रूस ने से अलग होने के बाद यूरोप ने अपनी गैस की आत्मनिर्भरता 1 साल के भीतर हासिल कर ली। और उस आत्मनिर्भरता के बाद अब उनके पास इतनी गैस है कि अगले साल या इस साल गैस की उतनी बड़ी मांग की संभावना उन्हें नहीं दिखाई देती। और वो रिजर्व्स बन जाने के कारण, रिजर्व्स एनर्जी प्राइसेस पे बहुत बड़ा असर डालते हैं। अमेरिका में अगर रिजर्व्स में ऊपर नीचे थोड़ी सी भी कमी आती है तो WTI ऊपर नीचे जाता है। अब यूरोप ने पिछले 1 साल में रूस से अपने को अलग करके अपने ऐसे रिजर्व्स तैयार कर लिए हैं, जिन रिजर्व्स के कारण अब वो गैस कंपनियों से बार्गेन कर सकते हैं। और इसलिए जैसा शुभम ने आपको बताया कि पिछले साल $10 के आसपास गैस की कीमतें थी, अब $2 तक से नीचे आ गई, और ये माना जा सकता है कि अगर डिमांड नहीं रही तो गैस की कीमतें 0 पे आ जाएंगी। तो ये तो पहली चीज़ हुई, जो डिमांड सप्लाई का या जो मांग और आपूर्ति का गणित था वो कैसे सप्लायर से कंज्यूमर्स के फेवर में चला गया। यानी कल तक सप्लायर्स हावी थे, वो अपनी गैस की कीमत वसूल रहे थे, आज कंज्यूमर्स तय करेंगे कि उनको गैस चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रक्रिया से रूस बिल्कुल अलग थलग हो गया, क्योंकि रूस इतनी गैस लिए हुए बैठा है, और इस घटनाक्रम के बाद यूरोप ने रूस से अलग अपनी ज़िंदगी कैसे जी जाए इसका तरीका सीख लिया है। रूस पर निर्भरता खत्म करके गैस की आपूर्ति लेकर बढ़ाकर और उसके वापस जरिए ढूंढकर यूरोप ने एक तरह से रूस पर निर्भरता काट दी है। कल साल 2 साल 4 साल बाद जब शांति होगी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, तब रूस को ये गैस का बाजार कैसे मिलेगा। इस युद्ध के कारण रूस ने अपना सबसे बड़ा गैस बाजार गंवा दिया, और वो गैस बाजार कुछ हद तक अमेरिका के हाथ में शिफ्ट हो गया, कुछ तक वो गैस बाजार ओपेक देशों में, और खासतौर से ओपेक तो नहीं लेकिन हाँ जो गैस उत्पादक अर्थव्यवस्थाएं हैं मिडिल ईस्ट की, उनके पास पहुंच गया। अब रूस के पास जो सरप्लस गैस है उसका वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई के लिए उसके पास चीन से ज़्यादा बड़ा कोई बाजार नहीं, पर चीन को सारी गैस नहीं बेची जा सकती, चीन तक गैस पहुँचाने की अपनी लागत है। तो गैस की टूटती कीमतों ने रूस की जो बार्गेनिंग पावर थी गैस के मार्केट में वो खत्म करने का संकेत दिया, और यूरोप ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रूस निर्भरता कम करने के लिए जो रणनीति अपनाई थी, उसका नतीजा है कि यूरोप में गैस की कीमतें 0 से नीचे भी जा सकती हैं। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की अगले हफ्ते होने वाली बैठक से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव सीमित दायरे में ट्रेड हो रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव $77 के करीब है। पिछले महीने ओपेक प्लस ने उत्पादन कटौती की घोषणा की थी, लेकिन उस घोषणा के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली थी। सर, क्या संभावना बनती दिख रही है इस बाजार में? इस बार ओपेक का दांव उल्टा पड़ा। ओपेक ने उत्पादन में कटौती की थी, और ये जानकर, और सरप्राइज कटौती की थी, अचानक सऊदी अरब के प्रिंस MBS ने घोषणा की थी और बाकी लोगों ने मान लिया था। लेकिन उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। कीमतें $80 से नीचे $75 से $70 के बीच घूम रही हैं। और अब ओपेक इस दुविधा में है कि यहाँ से अगर उत्पादन में और ज़्यादा कटौती की जाएगी तो एशिया के देशों की मांग पर असर पड़ेगा, क्योंकि एशिया के देशों से
ओपेक के लिए या तेल उत्पादक देशों के लिए मांग नहीं निकल रही। इसे आप दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि ऊर्जा के बाजार में खासतौर से कच्चे तेल के बाजार में मंदी का संकेत भी दिख रहा है, गहरी मंदी का संकेत भी दिख रहा है, क्योंकि हमने गैस के बारे में भी आपको बताया है कि गैस की कीमतें भी, नेचुरल गैस की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यूरोप के बाजार में $2 से नीचे पहुँच रही हैं, शून्य के आसपास पहुँच रही हैं। ओपेक की अगली मीटिंग में क्या होगा? ओपेक क्या फिर उत्पादन में कटौती करेगा या वो डिमांड वापस लौटने की कोशिश करेगा? दुविधा भारी है। बाजार कुछ तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाजार को लग रहा है कि अगर ओपेक अपने एग्रेसिव रुख पर चले तो उसे उत्पादन में और ज़्यादा कटौती करनी चाहिए, लेकिन ओपेक को लग रहा है कि उत्पादन में कटौती के बाद कीमतें और बढ़ी, कीमतें बढ़ाने की कोशिश की गई तो एशिया से मिलने वाली मांग टूट जाएगी। और एशिया ओपेक के लिए बड़ा बाजार है, खासतौर से भारत और चीन जैसे और बाकी मुल्क जहाँ से ओपेक की प्रमुख मांग आती है। तो इस बार पहली बार ऐसा होगा जब दो तरीके की राय ओपेक में दिख रही है। एक राय ये दिख रही है कि उत्पादन में कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें कम से कम $75 प्रति बैरल का रिटर्न चाहिए, तब वो सर्वाइव कर पाएंगी। पर जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनका मानना है, तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाएं, कि ये खतरनाक हो सकता है। अगर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी तो मांग और ज़्यादा टूट जाएगी। ओपेक की बैठक आने वाले दिनों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगी एनर्जी बाजार के लिए। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने आशंका जताई है कि जून तिमाही के दौरान सेमीकंडक्टर की वजह से उसके उत्पादन में गिरावट बनी रह सकती है। सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से सितंबर तिमाही में राहत मिली थी, तब तक ये कमी कार उत्पादन पर असर डालती रहेगी। कंपनी का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से उसने 1.7 लाख कारों के कम उत्पादन किया था। दिसंबर तिमाही में 75,000 कम कारें बनी, उसके बाद मार्च तिमाही में 38,000 कम कारों का उत्पादन हुआ। आशंका यह है कि जून में भी ये ट्रेंड जारी रह सकता है। मई के महीने में अभी तक विदेशी संस्थागत निवेशकों की यानी कि एफपीआई की ओर से भारतीय इक्विटी मार्केट में 37,317 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। अगस्त 2022 के बाद विदेशी निवेशकों की ओर से मई में ये हुआ सबसे ज़्यादा निवेश है। आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने अगस्त 2022 में इक्विटी में 51,204 करोड़ रुपए का निवेश किया था। जनवरी मार्च तिमाही में 150 करोड़ रुपए से या इसके ऊपर की परियोजनाओं पर खर्च वाली 384 परियोजनाओं की लागत अनुमान से 4.66 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1566 परियोजनाओं में से 384 की लागत में इजाफा हो गया है। वहीं दूसरी ओर 931 परियोजनाओं में देरी चल रही है। 2000 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के आदेश के बाद बैंकों में नोटों के बदलाव या खाते में जमा कराने का सिलसिला गति पकड़ रहा है। 23 मई से बैंकों में नोट बदलवाने का काम शुरू हुआ था और रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक बैंकों के पास जितने भी 2000 रुपये के नोट पहुँचे हैं उनमें 20% नोट बदलवाने के लिए गए हैं। बाकी नोट ग्राहकों की तरफ से बैंक खातों में जमा कराए गए हैं। नोट बदलवाने या जमा कराने के मामले में शहरी बैंकों के मुकाबले ग्रामीण बैंकों में ज़्यादा काम हो रहा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? एफपीआईज़ का, विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार में निवेश लौटना एक अच्छी खबर है और काफ़ी लंबे समय के बाद हमने पिछले एक साल में एक साल के अधिकांश महीनों में एफपीआईज़ की तरफ से बिकवाली देखी। हालांकि अभी उस जितनी बिकवाली हुई वापस नहीं लौटा, पर इस समय दो महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं भारतीय शेयर बाजार को लेकर। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी निवेश का रुख दिख रहा है विदेशी निवेशकों का एफपीआईज़ का, उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है। शुभ में एक्रॉस द सेक्टर्स एफपीआईज़ खरीदारी कर रहे हैं, विदेशी निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, खासतौर से बैंकिंग में काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि एक तरफ भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की तस्वीर को लेकर, सूरत को लेकर, उनके भीतर कामकाज को लेकर, गवर्नेंस को लेकर चिंतित है। दूसरे विदेशी निवेशक भारतीय बैंकों में निवेश कर रहे हैं, ये एक दूसरा उसका पहलू है। इसके अलावा उन्होंने ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम सेक्टर्स में ठीक ठाक खरीदारी की है। इससे यह भी माना जा रहा है कि विदेशी निवेशक ये मान रहे हैं कि क्या भारत में अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का साइकिल पूरा हो चुका है, क्या इसके बाद अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी या ब्याज दरों में बढ़ोतरी सीमित रहेगी। ये जो निवेश भारत के बाजार में दिख रहा है, इस बात का भी संकेत माना जा रहा है। लेकिन अभी कई सारे घटनाक्रम इस साल और अलग अलग तरह से होने हैं जिन पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन भारतीय शेयर बाजारों में वापसी, तेजी की वापसी दिख रही है। बाजार के सूचकांक ऊपर हैं और धीमे धीमे विदेशी निवेशकों की वापसी रिजर्व बैंक के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, क्योंकि विदेशी निवेश बढ़ने के साथ रिजर्व बैंक की चिंताएं विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर कम होती हैं और इसलिए हमने विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी देखी। हालांकि रुपया पिछले 3-4 हफ्तों में काफ़ी पिटा और टूटा है। ये इतनी खबरें जो थी मनी सेंट्रल में, लेकिन खबरें कुछ और भी हैं। जैसे अगर आप
क्या ये जानते हैं कि डाकघर में अगर आपको बचत करनी है तो आपको पहले से ज़्यादा डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे? कौन से डॉक्यूमेंट वो हैं? अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि क्रेडिट कार्ड में चूक ना हो? या क्या आपको पता है कहीं आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर किसी और ने तो सिम नहीं ले लिया, आपके आधार कार्ड से किसी और के नंबर तो लिंक नहीं है? ऐसी तमाम खबरें, काम की खबरें Money9 की वेबसाइट पर तैयार हैं। Money9 लॉगिन कीजिए और पढ़िए इन तमाम खबरों को विस्तार से। चलते चलते एक जानकारी और आपके लिए, कल हेलो Money9 में आ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर रवि सिंह। 1 से 2 के दौरान अगर आपका स्टॉक से जुड़ा कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है, बेचना है, पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना है, किसी स्टॉक पर राय चाहते हैं, तो 1 से 2 के दौरान जुड़िए Money9 के साथ। अपना सवाल 9311211874 पर भेज दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना सवाल ठीक तरीके से लिखकर भेजें जिससे हमारी टीम आपके साथ बात कर डॉक्टर रवि सिंह से आपकी बात करा सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल आएंगे फिर से मनी सेंट्रल का नया संस्करण लेकर। नमस्कार।